आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है चंपारण सत्याग्रह। आज़ादी की लड़ाई में चंपारण सत्याग्रह को आखिर क्यों टर्निंग पॉइंट कहा जाता है और नील की खेती ने कैसे किसानों की जिंदगी को बंजर बना दिया था और कैसे गांधी जी के एक छोटे से सत्याग्रह ने भारत में क्रांति की आग लगा दी। ये बात है बिहार के चंपारण की, जहां पर अंग्रेज बगान मालिकों के द्वारा किसानों से जबरन नील की खेती कराई जा रही थी। और इसी नील की खेती के कारण हमें आगे जाकर इन किसानों के द्वारा एक आंदोलन देखने को मिलता है जिसकी गूंज पूरे भारत में गूंज, जिसने अंग्रेजों की सत्ता को पूरी तरह से हिला दिया था। इतिहास में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी हमें इतिहास में कोई क्रांति देखने को मिलती है तो उस क्रांति के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ होता है। और यहाँ पर इस आंदोलन का जो कारण है वो है नील। तो आइए समझते हैं पहले नील के बारे में। नील क्या है? नील एक ऐसी फसल है जिसका इस्तेमाल नेचुरल कलर बनाकर कपड़ों को रंगने के काम आता है और इस नील की डिमांड उस समय यूरोप के बाज़ारों में बहुत थी। अब इस नील की फसल को उगाने से जो किसानों को नुकसान होता है वो सबसे बड़ा नुकसान है मिट्टी का बंजर हो जाना, क्योंकि नील के पौधे की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो मिट्टी की ताकत और पोषक तत्वों को पूरी तरह से नष्ट कर देती, जिससे भूमि बंजर होने के कारण किसानों को भुखमरी का सामना करना पड़ता था। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बगान मालिक कौन है और ये क्यों किसानों से जबरन नील की खेती करा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1773 में लाए गए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत किसानों से लगान की वसूली करने के लिए जमींदारों की नियुक्तियां, कुल लगान का लगभग 91% हिस्सा ब्रिटिश खजाने में जमा करना और बचे हुए 9% लगान को अपने पास रखना। और अगर ये जमींदार 13 तारीख की सूरज ढलने से पहले किसानों से इकट्ठे किए गए लगान की राशि को ब्रिटिश खजाने में जमा नहीं करता था तो उस जमींदार की जमींदारी को हमेशा के लिए छीन लिया जाता था। अब एक दिन गांव के जमींदार के पास कुछ बगान मालिक आते हैं गांव की जमीन को लीज पर लेने के लिए, और ये लीज एक प्रकार का ठेका होता है जिसमें बगान मालिक जमींदार को एक निश्चित राशि देकर कुछ वर्षों के लिए पूरे गांव का लगान वसूलने और जमीन इस्तेमाल करने का अधिकार ले लेता है। लेकिन ये बगान मालिक आगे चलकर धीरे धीरे पूरे गांव की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और दूसरी तरफ ये लोग किसानों को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं उन्हें एडवांस पेमेंट देकर। और फिर किसानों से ये लोग नील की खेती कराने के लिए उन पर 3 कटिया प्रणाली को भी थोप देते हैं। किसानों पर अंग्रेजों द्वारा किया गया शोषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3 कट्ठे में नील की फसल उगानी होती थी। अगर कोई किसान इस नील को उगाने से मना करता तो उसको अंग्रेजों द्वारा मारा जाता और उसकी जमीन को भी छीन लिया जाता था। लेकिन इसके बाद किसानों की जिंदगी में असली मुसीबत तो तब आती है जब यूरोप के बाजार में भारत में उगाई जाने वाली नील के दाम गिरने लगते हैं। और यहाँ पर इस नील के दाम गिरने के पीछे एक कारण था जर्मन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई एक सिंथेटिक डाई, क्योंकि जो काम भारत से मंगाई जा रही नील से होता था अब वही काम ये सिंथेटिक डाई करती। तो इस वजह से यूरोप व बाकी बाजारों में इस नील के दाम गिरने, लेकिन बाजार में नील के दाम गिरने से बगान मालिक को अधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था और ये बगान मालिक अपनी नुकसान की भरपाई करने के लिए उल्टा किसानों पर ही और कई प्रकार के करों को थोप दिया करता था, जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे किसानों पर अत्याचार और शोषण और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके विरोध में किसान मोतिहारी और बेतिया जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं और किसानों द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन को सरकार द्वारा दबा दिया जाता है और इस आंदोलन को करने वाले जितने भी किसान थे उन सभी पर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल भी भेजा गया। लेकिन यहाँ पर अभी भी किसानों ने हार नहीं मानी। और अब आता है साल 1915। साल 1915 ये वो समय है जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटते हैं और इसी 9 जनवरी को आज हम प्रवासी दिवस के नाम से जानते हैं। चंपारण के किसानों में से एक किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, ये गांधी जी से मिलने उनके आश्रम जाते हैं और गांधी जी को किसानों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताते हैं कि कैसे बगान मालिकों ने किसानों पर जबरदस्ती 3 कटिया प्रणाली को थोप रखा है। उनसे चंपारण आने के लिए भी कहते हैं। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण जाते हैं और उनके साथ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, अनुग्रह नारायण, महादेव देसाई, JB कृपलानी। ये सभी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचते हैं और चंपारण पहुंचकर ये लोग सबसे पहले किसानों से मुलाकात करते हैं, उनकी स्थिति के बारे में जानते हैं और गांधी जी यहाँ के किसानों से
असहयोगात्मक और अहिंसक रवैया अपनाने के लिए कहते हैं। इसके बाद गांधी जी और उनके साथी चंपारण की स्थिति का जायजा लेते हैं और जब इस बात का पता ब्रिटिश अधिकारियों को लगता है तो वो गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश देते हैं। लेकिन गांधी जी चंपारण छोड़ने से मना कर देते हैं और गांधी जी उन अधिकारियों से कहते हैं कि बेशक आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाने वाला। लेकिन चंपारण में गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेज अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी को मोतिहारी कोर्ट में पेश किया जाता है और गांधी जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है और कलेक्टर उन्हें अपनी जांच दोबारा शुरू करने का आदेश देता है। अब गांधी जी और उनके साथियों ने किसानों से सबूतों को इकट्ठा करके ब्रिटिश सरकार के सामने रख दिया और ब्रिटिश सरकार ने इन शिकायतों की जांच के लिए एक आधिकारिक समिति बनाई जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी और इस कमेटी में गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। यहाँ पर गांधी जी ने किसानों के पक्ष में इतने ठोस सबूत पेश किए कि उन सबूतों को समिति के अन्य सदस्य जैसे कि जमींदार और बगान मालिक नकार ना सके और इस तरह समिति की सिफारिशों के आधार पर 3 गठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इस तरह गांधी जी ने किसानों को उनका हक दिलवाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।